नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी नहीं, एक रोमांचक तिलिस्म से भरी हुई एक सच्ची कथा है। और ये कथा उस किताब के बारे में है, शायद विश्व की पहली वो किताब जिसको प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित होने का गौरव प्राप्त हुआ। है ना मजे की बात? जी हां, ये किताब 1857 का स्वतंत्रता समर वीर सावरकर की लिखी हुई किताब है, जिसको ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही प्रतिबंध कर दिया था। ये एक ऐसी क्रांतिकारी पुस्तक थी जिसके प्रकाशन की संभावना मात्र से ही ब्रिटिश सरकार घबराई हुई थी। और 20वीं शती का पहला दशक, जहां ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था, उस समय ब्रिटिश सरकार घबरा गई। इस पुस्तक को वो गौरव प्राप्त है कि सन 1909 में प्रथम गुप्त संस्करण के प्रकाशन से 1947 में उसके खुले प्रकाशन तक 38 वर्ष के कालखंड में उसके कितने ही गुप्त संस्करण अनेक भाषाओं में छपकर देश विदेश में वितरित होते रहे। उस पुस्तक को छिपाकर भारत लाना एक साहसपूर्ण कदम बन गया था। देशभक्त क्रांतिकारियों की यह गीता कहलाती थी। उसकी एक एक प्रति उस समय 300 रुपए तक में मिलती थी। और ये पुस्तक एक हाथ से दूसरे हाथ में हुए पढ़ने के लिए जाती थी। लोग अंधेरे में लालटेन की रोशनी में रात रात भर जागकर इस क्रांतिकारी गीता को पढ़ते थे। अब मैं उस घटना से पर्दा हटाता हूं। शुरुआत होती है 1906 में। तब दामोदर सावरकर वकालत पढ़ने इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और राष्ट्रभक्त तथा संस्कृत के विद्वान पंडित श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस को अपनी क्रांति साधना का स्थान बना लेते हैं। 1907 में ब्रिटेन ने 1857 की 50वीं वर्षगांठ को विजय दिवस के रूप में मनाया। ब्रिटिश समाचार पत्रों ने विशेषांक निकाले जिसमें ब्रिटिश शौर्य का बखान और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की भर्त्सना तथा अपमान किया गया। 6 मई को डेली टेलीग्राफ ने हेडलाइन दी कि 50 वर्ष पूर्व इसी सप्ताह शौर्य प्रदर्शन से हमारी साम्राज्य बचा था। जले पर नमक छिड़कने के लिए लंदन में एक नाटक खेला गया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई एवं नाना साहब जैसे श्रेष्ठ नेताओं को हत्यारा व उपद्रवी बताया गया। इसी का उत्तर देने के लिए सावरकर के नेतृत्व में 10 मई को 1857 की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। स्मृति में चमकदार बिल्ले छाती पर लगाए गए, उपवास रखा, सभाएं की जिसमें भारत के स्वतंत्र होने तक लड़ाई जारी रखने की प्रतिज्ञा ली गई। अंग्रेज तिलमिला उठे। कई जगह भारतीय युवकों से झड़प हुई। हरनाम सिंह तथा RM खान जैसे युवकों को विद्यालय से निष्कासित भी होना पड़ा। इन घटनाओं ने सावरकर को अंदर से झकझोर डाला कि 1857 का यथार्थ है क्या? क्या यह आकस्मिक विद्रोह था? क्या नेता अपने स्वार्थों के कारण अलग अलग इस विद्रोह में कूद पड़े थे? क्या एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह सुनियोजित प्रयास था? किसका मस्तिष्क इसके पीछे काम कर रहा था? योजना क्या थी? 1857 एक बीता हुआ अध्याय है या भविष्य के लिए प्रेरणादायी जीवंत यात्रा? भारत की भावी पीढ़ियों के लिए 1857 क्या संदेश देता है? सावरकर ने इसका उत्तर पाने के लिए शोध करने का निश्चय किया। इंडिया हाउस के मैनेजर मुखर्जी की अंग्रेज पत्नी की सहायता से उन्होंने भारत संबंधी ब्रिटिश दस्तावेजों के आर्काइव्स
में प्रवेश पा लिया। 1.5 वर्ष के परिश्रम के बाद उन्होंने निष्कर्ष में 1857 के एक मामूली सिपाही विद्रोह को गड्ढे से उठाकर भारतीय स्वतंत्रता समर के उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। शोध को मराठी में लिपिबद्ध किया गया। हम लोगों ने तो किताबों में यही पढ़ाया था कि 1857 का विद्रोह एक मामूली सिपाही विद्रोह था, लेकिन हकीकत कुछ और है। 1908 में 10 मई को 1857 की क्रांति वर्षगांठ पर सावरकर ने ओ मार्टेयर्स शीर्षक से अंग्रेजी में 4 पेज का पैम्फलेट निकाला। इंडिया हाउस में यूरोप तथा भारत में बड़े पैमानों पर वितरण किया गया। सावरकर 1857 का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन किस दिशा में जा रहा है, अंग्रेजों को इस पैम्फलेट से आभास हो गया था। सावरकर ने लिखा था, 10 मई 1857 का शुरू हुआ युद्ध 10 मई 1908 को समाप्त नहीं हुआ है। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस लक्ष्य को पूरा करने वाली अगली 10 मई आएगी। ओ महान शहीदों, अपने पुत्रों की इस पवित्र संघर्ष में अपनी प्रेरणादायी उपस्थिति से हमारी मदद करो। हमारे प्राणों में भी जादू का वो मंत्र फूंक दो जिसने तुमको एकता के सूत्र में गूंथ दिया था। यह उस पंफलेट में लिखा था। 1910 में सावरकर को गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें 50 वर्ष लंबे कारावास की सजा देने वाले निर्णय में यही उपयुक्त पंक्तियां लिखी गई थी। है ना मजे की बात। ब्रिटिश साम्राज्य सावरकर की पुस्तक की पांडुलिपि की खोज में लग गया। इसकी कहानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में 10 जनवरी 1947 को मुंबई से प्रकाशित मराठी साप्ताहिक अग्रणी में अग्रणी के जो संपादक थे श्री GM जोशी, उनके लेख में मिलती है। सावरकर ने अपनी पहली रचना मैजनी का चरित्र की तरह ही इस पांडुलिपि को भी प्रकाशन हेतु अपने बड़े भाई बाबा राव सावरकर के पास नासिक भेज दिया था। GM जोशी जी इस तरह से उस लेख में लिख रहे हैं। ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसियां उस पांडुलिपि की खोज में लगी हुई थी। सावरकर ने पेरिस से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्र तलवार में एक लेख लिखकर 1857 के इतिहास लिखने के पीछे अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि वे पुस्तक के द्वारा देशवासियों के मन में मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए द्वितीय निर्णायक युद्ध का संकल्प जगाना चाहते हैं। द्वितीय निर्णायक युद्ध का संकल्प यानी आजादी के बीज तो उसी समय बो दिए गए थे। पूरे भारत में स्वतंत्रता की अलख जगाने का इससे अधिक प्रभावी व सफल माध्यम क्या हो सकता है कि उनके सामने उस क्रांति युद्ध जो निकट भूत में घटा था और जिसकी याद अभी ताजा है, उसका शुद्ध इतिहास प्रस्तुत किया जाए। स्वाभाविक ही ऐसा ज्वलनशील इतिहास ग्रंथ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए भारी डर का कारण बन गया था। और ब्रिटिश साम्राज्य को जब खबर मिली कि मूल ग्रंथ मराठी भाषा में है और भारत में कहीं छप रहा है, तो बंबई प्रांत की पुलिस ने महाराष्ट्र के सभी प्रमुख छापे खानों पर एक साथ छापा मारा। किंतु सौभाग्य से जहां यह छप रहा था, उसके मालिक को, जो खुद भी अभिनव भारत पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसको अपने किसी पुलिस वाले मित्र से सूचना मिल गई और पांडुलिपि को वहां से हटाकर लंदन ना भेजकर सुरक्षित पेरिस में पहुंचा दिया गया। पहले इसको जर्मनी में छपवाने का सोचा जा रहा था, क्योंकि संस्कृत ग्रंथों की मुद्रण परंपरा जर्मनी में उस समय होती थी, लेकिन उनके कंपोजरों को मराठी भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको छापने से मना कर दिया। अब क्रांतिकारी टोली ने उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने का निर्णय लिया और अलग अलग अध्यायों को अलग अलग लोगों में बांट दिया गया। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी VVS अय्यर के मार्गदर्शन में ICS और लॉ की तैयारी में लगे हुए जो मेधावी मराठी देशभक्त छात्र थे, उन्होंने इसका शीघ्र अंग्रेजी रूपांतरण तैयार कर दिया। अब यह प्रकाशन कहां से हो? ब्रिटिश इंटेलिजेंस के कारण इंग्लैंड में छपाना संभव नहीं था। पेरिस भारतीय क्रांतियों का गढ़ होते हुए भी जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के गठबंधन के कारण पेरिस में भी छपाना मुश्किल था।
तब क्रांतिकारियों ने हॉलैंड के छापे खाने को ये छापने के लिए तैयार कर लिया और ब्रिटिश गुप्तचरों को भ्रमित करने के लिए ये बताया कि पुस्तक पेरिस में छप रही है। हॉलैंड में छपने के बाद पुस्तक का पूरा संस्करण क्रांतिकारियों के फ्रांस स्थित ठिकानों पर पहुंच गया, जहां से उसकी वितरण की व्यवस्था की गई। स्कॉटलैंड यार्ड ने 6 नवंबर 1908 को पुस्तक के छपने की खबर ब्रिटिश सरकार को दी, जो तुरंत भारत सरकार को भेज दी गई। 14 दिसंबर 1908 वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने आदेश दिया कि इस पुस्तक को हमें रोकना होगा और समुद्र कस्टम एक्ट की धारा 19 के अंतर्गत प्रतिबंधित करना ठीक रहेगा। लेकिन पुस्तक का नाम, पता, ठिकाना कुछ भी तो नहीं था। फिर 25 दिसंबर को H.A. स्टुअर्ट ने टिप्पणी लिखी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी करें। 11 जनवरी 1909 को भारतीय पोस्ट ऑफिस एक्ट 26 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाते हुए गोलमोल परिचय पुस्तक का दिया गया कि भारतीय विद्रोह के दिग्गज B.D. सावरकर द्वारा मराठी में लिखी पुस्तक या पैम्फलेट जो जानकारी के अनुसार जर्मनी में छपी है। यह था अंधेरे में तीर चलाना। अब पोस्ट ऑफिस निदेशक ने कहा, यदि पुस्तक मराठी में है तो महाराष्ट्र में ही तो रोका जा सकेगा, क्योंकि और जगह तो मराठी कर्मचारी है ही नहीं। अब यह भी सवाल था कि यदि पुस्तक जर्मनी से छपकर आ रही है तो समुद्री डाक में ही रोकना ठीक होगा। लेकिन तब क्रांतिकारी सतर्क हो जाते, क्योंकि समुद्र कस्टम एक्ट के निर्णय को इंग्लैंड और यूरोप में भी प्रचारित करना पड़ता। 20 जुलाई 1909 को घबराई बंबई सरकार ने फिर टेलीग्राम भेजा कि धारा 19 के अंतर्गत इसे रोका जाए, ये पुस्तक कभी भी भारत पहुंच सकती है। 21 जुलाई को H.A. स्टुअर्ट ने 11 जनवरी के आदेश का रूपांतरण किया। भारतीय विद्रोह पर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मराठी में लिखित पुस्तक या पैम्फलेट, उसका अंग्रेजी में रूपांतरण या अनुवाद, और स्टुअर्ट ने इंग्लैंड सूचित करने से मना किया। 21 जुलाई को क्रिमिनल इंटेलिजेंस के उपनिदेशक A.B. बनार्ड ने सूचना दी कि अभी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण ही छपा है और वो वहां से रवाना हो चुकी है, लंदन में लगान नहीं रोका जा सकता। 22 जुलाई को MMS गुब्बाए ने कहा कि पुस्तक के विवरण की भाषा समुद्री कस्टम एक्ट के लिए काफी नहीं है। अब क्या करें, 6 महीने से पुस्तक प्रतिबंधित करने के लिए जो व्यायाम हो रहा था वो व्यर्थ। फिर दिन भर की माथापच्ची के बाद 22 जुलाई 1909 को शब्दावली संशोधित की कि भारतीय विद्रोह के बारे में B.D. सावरकर द्वारा मराठी में लिखित पुस्तक या पैम्फलेट जिसके जर्मनी में छपने की रिपोर्ट मिली है और उसका अंग्रेजी अनुवाद, ये भाषा थी। 23 जुलाई को प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया गया। सरकारी फाइलों से पता लगता है कि 6 नवंबर 1908 से 23 जुलाई 1909 तक ब्रिटिश गुप्तचर को किताब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तब सावरकर ने लंदन टाइम्स के संपादक को एक खत लिखा। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वो निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि पुस्तक अभी छपी है कि नहीं, और पांडुलिपि है तो उसको बरामद क्यों नहीं किया गया। यदि ऐसा है तो सरकार को कैसे पता कि पुस्तक राजद्रोहात्मक है, क्यों वो उसके छपने से पहले उसे प्रतिबंधित करने के लिए दौड़ पड़े। वो खत लंदन टाइम्स के एडिटर ने अपने न्यूज़पेपर में पूरा का पूरा छाप दिया और ब्रिटिश सरकार की बहुत किरकिरी हुई। लेकिन किताब कैसे भी छपी, हॉलैंड से छपी, क्योंकि प्रथम संस्करण में जो प्रस्तावना लिखी जाती है उसमें हॉलैंड का जिक्र है, तो ये किताब हॉलैंड से अंग्रेजी में छपी। अब शुरुआत होता है कि उसका वितरण कैसे होगा। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ा सा लंबी है और अगले वीडियो में इसके वितरण के बाद की कहानी का मैं आपसे जिक्र करूंगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और यदि ये कहानी आपको पसंद आ रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए और आने वाली जनरेशन को इसके बारे में जरूर बताइए। आपने पिछले दिनों
सुना ही होगा कि वीर सावरकर के ऊपर कितनी राजनीति चली है, लेकिन सत्य आने वाली पीढ़ी को भी जानना बहुत जरूरी है। तो मिलता हूं शीघ्र अपने अगले एपिसोड में इसी पुस्तक के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।